Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your embryology series, and in this lecture we will cover contraceptive method, cleavage and blastocyst. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले हमारे पास आते हैं बैरियर मेथड, जिसमें मेल कॉन्डम होता है, फीमेल कॉन्डम होता है। मेल कॉन्डम जो कि लेटेक्स से मिलकर बना होता है और फीमेल कॉन्डम जो पॉलीयूरेथाइन से मिलकर बना होता है, वजाइना को लाइन कर देगा। अदर बैरियर मेथड्स में होते हैं जो वजाइना को लाइन करते हैं, लाइक डायाफ्राम हो सकता है, सर्वाइकल कैप यूज़ कर सकते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज। हार्मोनल मेथड्स में हमारे पास आते हैं फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टिन यानी प्रोजेस्टिरोन। ये क्या करते हैं, आपके ओवुलेशन को सबसे पहले इनहिबिट कर देते हैं, यानी एफएसएच और एलएच जो इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आते हैं और ओवुलेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत कम कर देते हैं ताकि ओवुलेशन ना हो। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको चेंज कर देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का पैसेज टूवर्ड्स द यूट्राइन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा। कैन बी प्रोवाइडेड। अब किस तरह आप हार्मोन दे सकते हो, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स की फॉर्म में दे सकते हो, स्किन पैच हो सकता है, वेजाइनल रिंग इंजेक्शन, इम्प्लांट हो सकता है। दो तरह के यूज़ करते हैं, या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप प्रोजेस्टिन अलॉन्ग यूज़ करते हो। मेल्स के लिए हम मेल पिल यूज़ करते हैं जो कि एंड्रोजन होता है, एक सिंथेटिक एंड्रोजन होता है, वो भी मेल्स के अंदर एलएच और एफएसएच दोनों के सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा और उसने इन रिटर्न आगे जाके स्पर्म की प्रोडक्शन को बहुत कम कर देना है, मेल में 70 to 90% तक कम कर देगा, या फिर उसको इतना कम कर देगा तो वो नियरली इनफर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एक इंट्रायूटाइन डिवाइस होता है जो कि टी शेप सा यूनिट्स होता है। दो पार्ट होते हैं, एक हार्मोनल पार्ट होता है और एक कॉपर पार्ट होता है। जो हार्मोनल पार्ट होता है वो रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टिन लाइक प्रोजेस्टेरोन, जो सर्वाइकल म्यूकस को वही थिकनिंग करवा देता है अगेन और प्रिवेंट करेगा स्पर्म की एंट्री को, जो हमने पीछे हार्मोन देखा था इसका एक्शन। और दूसरा कॉपर पार्ट होता है जो रिलीज करता है कॉपर को यूट्रस के अंदर और प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, और साथ में इनहिबिट करेगा अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग जिसने इम्प्लांट होना होता है ना यूट्रस की वॉल के अंदर, और साथ में नेक्स्ट आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसकी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा या फिर प्रिवेंट करेगा स्पर्म की एंट्री को इन द यूट्राइन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो इंटरकोर्स के अगर विद इन 20 आवर्स ले लिया जाए तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं, ये बेसिकली प्रोजेस्टिन या फिर प्रोजेस्टिन प्लस एस्ट्रोजन का फार्मूला होता है, जो वही अगेन सारे इफेक्ट देगा और प्रेगनेंसी को इनहिबिट करेगा। स्टेरिलाइजेशन मेथड होगा, इसमें मेल स्टेरिलाइजेशन में आ जाएगा अगर, तो हम जो उनकी ट्यूब्स होती हैं डक्टस डिफरेंट, उनको वेक्टोमी कर दें, उनकी कटिंग कर दें, तो वो प्रिवेंट करेगा रिलीज ऑफ स्पर्म। स्पर्म आपका जब रिलीज तो हो जाएगा बट वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट कर देगा फ्रॉम द टेस्टिस टू द पीनस। एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन में ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन होती है, जिसमें यूट्राइन ट्यूब का ब्लॉक कर देते हैं या फिर लाइगेट कर देते हैं, यानी कट कर देते हैं। मेल कब इनफर्टाइल होता है, अगर उसका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन 10% उसका स्पर्म काउंट है, या फिर उनकी मोटिलिटी बहुत कम है, एकदम मूवेबल नहीं है, तो हम उसको इनफर्टाइल डिक्लेयर करेंगे। नॉर्मल जो इजेकुलेट का वॉल्यूम होता है वो 2 to 6 ml होता है, जिसमें 100 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं पर मिलीलीटर। मेल्स विद 20 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर या फिर 50 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेट आर यूजली कंसीडर फर्टाइल। वुमन की इनफर्टिलिटी की रीजन हो सकती है या तो यूट्राइन ट्यूब ऑक्लूड हो गया, यानी कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ जिसकी वजह से यूट्राइन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, होस्टाइल सर्वाइकल म्यूकस है, इम्यूनिटी या स्पर्मेटोजोआ का बिकॉज फॉरेन ऑब्जेक्ट है ना, तो बॉडी इम्यूनिटी के तौर पर उस पर रिएक्ट करेगी या फिर ओवुलेशन ही नहीं हो रही। क्लोमिफेन सिट्रेट एक ड्रग होता है जो एफएसएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और इसको अर्ली फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में देते हैं ताकि वो ओवुलेशन करवा सकें। ऑल्सो अगर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म और एग को दोनों आपने फीमेल और मेल बॉडी से निकाल दिया और कई कल्चर मीडियम में दोनों का आपस में रिएक्ट करवा के जाइगोट बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये ड्रग उसकी एग की फॉरेन डेवलपमेंट करवाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो मेल्स और फीमेल कंसीव नहीं कर पाते उनके लिए यूज़ होती हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अब कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, एक तो प्री मेच्योरिटी यानी बिफोर नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड होता है आपका 9 मंथ का 280 डेज है, उससे पहले पहले बर्थ हो सकती है, लाइक लेस देन 37 आर नॉर्मल वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर इससे कम थोड़े टाइम में बर्थ हो जाएगी तो उसको प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। बर्थ वेट लो बर्थ वेट हो सकता है, यानी जो बेबी होगा वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ 2500 ग्राम से लेस होगा। वेरी लो बर्थ वेट है अगर, यानी बेबी का वेट एज 1500 है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स या फिर ट्विंस और ट्रिपलेट्स के चांसेस भी इससे बढ़ जाते हैं इन सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में सबसे पहले जो फीमेल होगा उसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा ताकि फॉलिकल डेवलप करे, और जब वो फॉलिकल में जो ऊ साइड होगा वो मियोसिस के लेट स्टेज में होगा ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड वाले स्टेज के अंदर, तब हमने फॉलिकल में से ऊ साइड को लेप्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू रिकवर कर लेना, निकाल लेना है, सिंपल कल्चर मीडियम में प्लेस करना है और स्पर्म साइमल्टेनियसली मेल का इंजेक्ट करना है। दिस स्पर्म इंजेक्शन को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी करवाते हैं, दोनों स्पर्म और एग आपस में रिएक्ट करेंगे, आगे जाइगोट बन जाएगा यानी 2 सेल स्टेज, फिर क्लीवेज होगा वो 4 सेल स्टेज में आ जाएगा, फिर दोबारा डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन होती रहती है सक्सेसिवली, अभी हम आगे देखेंगे। जब तक 8 सेल स्टेज तक हम उसको कल्चर मीडियम के अंदर ही गवर्न करेंगे, एक
दफ़ा वो जाइगोट ए सेल पे आ गया, उसके बाद दोबारा हमने फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट कर देना है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक मेल के लिए यूज़ करते हैं जिसका स्पर्म काउंट बहुत थोड़ा है, यानी ओलिगोस्पर्मिया या फिर बहुत है ही नहीं, एजोस्पर्मिया आ जाएगा। सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे एग के अंदर, वो फर्टिलाइज कर जाएंगे, और इसमें रिस्क होता है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, जो मेल के थ्रू ही आता है, उसके डिलीशन के चांसेस हो सकते हैं और हाई किस्म के बर्थ डिफेक्ट से भी एसोसिएटेड होती है। फर्टिलाइजेशन होगी, मेल एग, मेल स्पर्म और फीमेल एग का फ्यूजन हो गया, 2 सेल स्टेज बन गया, 2 सेल्स आके हमारे पास, उस स्टेज को हम जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के 30 घंटों के बाद बन जाता है। फिर क्लीवेज होता है, क्लीवेज मतलब डिवीजन, दोबारा माइटोटिकली डिवीजन करेगा, वो डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज से वो डबल हो जाएगा, 4 सेल स्टेज पे आ जाएगा 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब सेल डिवाइड करते जा रहे हैं तो हर डिवीजन के साथ सेल छोटे होते जाएंगे, उन सेल्स को हम ब्लास्टोमीर का नाम देंगे। 4 सेल स्टेज है, वो दोबारा माइटोटिकली डिवाइड करेगा, 8 सेल स्टेज आ जाएगी। 8 सेल स्टेज के ऊपर भी जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं लाइक अ क्लम्प। 12 से 16 सेल की स्टेज 3 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद आ जाती है, थर्ड क्लीवेज के बाद। पहली क्लीवेज हुई, ठीक है, 4 सेल स्टेज, दूसरी क्लीवेज हुई 8 सेल हो गए, तीसरी क्लीवेज हुई हमारे पास 16 सेल हो गए। अब ये थर्ड क्लीवेज के बाद क्या होते हैं, जो ब्लास्टोमीर होते हैं ना, यानी ब्लास्टोमीर क्या है, वो सेल्स हैं, छोटे छोटे जो सेल्स बन रहे हैं वो टाइटली हेल्ड टुगेदर होते हैं टाइट जंक्शन के थ्रू, और एक कम्पैक्ट बॉल सा बना देते हैं सेल का, यानी बहुत क्लोजली पैक होते हैं, टाइट जंक्शन उनमें आपस में होते हैं, बॉल सा बना देगा सेल्स को, और गैप जंक्शन के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वो जो बॉल होती है ना, वो 16 सेल स्टेज कॉम्पैक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं, और तब 16 सेल स्टेज को हम मोरूला का नाम देते हैं। मोरूला के इनर सेल्स होते हैं जिनको इनर सेल मैस करते हैं, उन्होंने टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर बनाना होता है, और आउटर सेल्स होते हैं वो ट्रोपोब्लास्ट बनाते हैं जिसने लेटर प्लेसेंटा इस्टेब्लिश करना होता है। मोरूला अब तक ना इम्प्लांट नहीं हुआ था यूट्रस में, वो यूट्राइन ट्यूब से ट्रेवल करता करता यूट्रस में आ गया, फ्लूइड एंटर करेगा, उसके जोना प्लूसिडस की लेयर से उसको पेनिट्रेट करते हुए फ्लूइड एंटर करेगा, इनर सेल मैस में कैविटी सी बन जाएगी जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। इनर सेल मैस होता है जो एम्ब्रियो ब्लास्ट बना देते हैं, आउटर सेल मैस है जो ट्रोपोब्लास्ट बना देते हैं। ट्रोपोब्लास्ट ने क्या करना होता है, यूट्राइन म्यूकोजा यानी यूट्रस की जो सर्फेस होती है, म्यूकोजा होती है, 6th डे के ऊपर उसको पेनिट्रेट करना होता है। अब ये कैसे होती है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, इसके ट्रोपोब्लास्ट सेल के ऊपर होते हैं एल सेलेक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो यूट्रस का म्यूकोजा होता है उसके ऊपर उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, तो उन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगा जिसके थ्रू वो मोरूला जो हमारे पास 16 सेल स्टेज का एक मैस है यानी ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब तो उसने यूट्रस के साथ इम्प्लांट हो जाना है ऑन 7th डे। जूना प्लीसीडा भी फिर डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनर सेल मैस जिन्होंने एम्ब्रियोब्लास्ट बनानी थी वो मजीद डिफरेंशिएट कर देंगे, एपीब्लास्ट में डॉर्सली और हाइपोब्लास्टिक सेल बन जाएंगे वेंट्रली। हाइपोब्लास्ट जो सेल्स होती है ना वो एंटीरियर विजर एंडोडर्म बनाते हैं। एंटीरियर विजर एंडोडर्म एम्ब्रियो का वो मार्क होता है, यानी वो स्पेसिफाई कर देता है कि इस जगह पे आके ये एम्ब्रियो का क्रेनियल एंड है, स्कल भी डेवलप होगा, उसका हेड डेवलप होगा। हाइपोब्लास्ट सेल ने एंटीरियर विजर एंडोडर्म बनाएंगे और उन्होंने स्पेसिफाई कर देना है कि ये जगह एम्ब्रियो का है जहाँ पे क्रेनियल रीजन उसका हेड डेवलप करेगा बाद में। फिगर ए में अभी कोई सेल अपनी स्पेसिफिक पोजीशन में नहीं है, सारे आपस में मिक्स हैं, बट फिगर बी में बाद में सारे सेल रीअरेंज हो जाएंगे। ग्रीन कलर के जो आउटर सेल मैस ट्रोपोब्लास्ट हैं जिन्होंने प्लेसेंटा बना देना है, ब्लू कलर वाले सारे एपीब्लास्ट बन जाएंगे, येलो कलर वाले हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट ने ही आगे जाके रेड कलर के इंटीरियर विजुअल एंडोडर्म बना दिए जो कि हेड या क्रेनियल रीजन ऑफ एम्ब्रियो स्पेसिफाई करेगा। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी बेस सेल्स होते हैं, और आगे जाके किसी भी सेल के अंदर, किसी भी और टिश्यू के अंदर कैपेबल होते हैं कि वो डिफरेंशिएट कर दे, वो बना दे। इनर सेल मैस ऑफ एम्ब्रियो से आते हैं। अब जो स्टेम सेल्स होते हैं ना एम्ब्रियो से, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं, उसको रिकवर करवाते हैं। क्लोनिंग क्या होता है कि आपने एक सेल का न्यूक्लियस लिया, यानी आपको एक चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्किन का सेल है, मैंने स्किन सेल से वो न्यूक्लियस उठाया और इसको एक और सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस रिमूव करवा के वो ई न्यूक्लिएटेड बन गया, उसके अंदर जो मुझे मेरा डिज़ायर्ड न्यूक्लियस था मैंने इम्प्लांट करवा दिया। इस प्रोसेस को क्लोनिंग का प्रोसेस कहते हैं। सो ह्यूमन क्लोनिंग में क्या होता है कि एक एम्ब्रियो से आपने स्टेम सेल उठाना है, फॉर एग्जाम्पल स्किन का सेल, मुझे स्किन चाहिए, स्किन का सेल उठा लिया और एक ई न्यूक्लिएटेड ऊसाइड लेना है। ई न्यूक्लिएटेड यानी वो ऊसाइड जिसका न्यूक्लियस ऑलरेडी रिमूव हो, उसके अंदर अपना डिजायर वो स्किन सेल का न्यूक्लियस प्लेस किया। इसको थेरापेटिक क्लोनिंग या फिर सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। और बाद में वो सेल डेवलप करेगा और उसमें करेक्टरिस्टिक कौन सी होंगी, वो स्किन सेल वाले की होगी जिसका हमने न्यूक्लियस प्लेस किया है। मोस्टली जब नॉर्मल जाइगोट होता है वो खुद ही डिजनरेट हो जाते हैं, या 2 और 3 वीक्स विद इन द फर्टिलाइजेशन के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं, और फीमेल नोटिस भी नहीं करती कि वो प्रेग्नेंट भी थी, उसका हालांकि कुछ पता भी नहीं चलता। और इनमें कॉज क्या होता है कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से भी वो लूज़ हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और पॉलीमरेज इंजेक्शन और भी काफ़ी टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से पहले ही आप स्क्रीनिंग करके बता सकते हैं कि इस एम्ब्रियो में अंदर कोई एबनॉर्मल जाइगोट है या कोई प्रॉब्लम है, या किस मतलब स्क्रीनिंग जेनेटिक टेस्ट के लिए, जेनेटिक डिफेक्ट के लिए प्रीमेच्योर स्क्रीनिंग हो जाती है।